तो देखिए आज हम लोग होम साइंस का पहला चैप्टर था बच्चों को जाने। इसका हम लोग 40 नंबर सवाल तक पढ़ लिए हैं, वो 2 नंबरा सवाल। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर में सवाल आएगा, बड़ा में आएगा। ठीक ना, 3-4 चीज इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। बोलता है थायराइड ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, मानव शरीर में इसके कार्यों का वर्णन करें। पहला सवाल इसमें आ गया यहाँ से यहाँ तक, थायराइड ग्रंथि से आप क्या समझते हैं। उसी का दूसरा सवाल आ गया मानव शरीर में इसके कार्यों का वर्णन करें। तो ध्यान दीजिए, तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के श्वसन नली के ऊपर एवं स्वर यंत्र के दोनों ओर 2 भागों में बनी होती है। इसका आकार तितली के पंख के समान फैली होती है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। थायराइड ग्रंथि शारीरिक वृद्धि और शारीरिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। थायराइड अंतःस्राव शरीर की प्रत्येक कोशिका में चयापचय के नियमन में सहायता प्रदान करता है। भित्ति की कोशिकाओं में ये पदार्थ बनाती है। शरीर के ऊर्जा क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, सब कहानी खत्म। अब 2 नंबर सवाल देखिए, लिंग ग्रंथियां क्या है, इनके कार्यों को लिखिए। तो लिंग ग्रंथियां एक जीव के सेक्स कोशिकाओं और सेक्स हार्मोन का उत्पादन करती है। पुरुष के वृषण और स्त्री में डिंब ग्रंथि लिंग ग्रंथियां या यौन ग्रंथियां कहलाती है। डिंब ग्रंथि से 2 तथा वृषण से 1 अंतःस्राव निकलता है। अब देखिए लिंग ग्रंथि के कार्य। लिंग ग्रंथि के कार्य निम्न है। पहला वृषण, इसकी संख्या 2 होती है। यह शरीर के बाहर शीशन के नीचे अंडकोश या वृषण कोश नामक थैली में अवस्थित रहता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग शुक्राणु उत्पन्न करता है और दूसरा शुक्रवाहिनी नलिका द्वारा शुक्राशय में पहुंचकर एक होते हैं तथा मैथुन के समय बाहर निकलते हैं। ग्रंथि का दूसरा भाग एक प्रकार का पुरुष हार्मोन अंतःस्राव उत्पन्न करता है, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, जो सीधे रक्त में अवशोषित हो जाता है। इसी अंतःस्राव से पुरुष की जननेंद्रियों में वृद्धि होती है। अब दूसरा देखिए, डिंब ग्रंथि, यह नाड़ी यौन ग्रंथि है। इसकी संख्या 2 होती है। यह बादाम के आकार की तथा उदर के निचले भाग श्रोणी गुहा में रहती है। यह गर्भाशय की दाहिनी और बाईं ओर स्थित रहती है। डिंब ग्रंथि के अंतःस्राव को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन स्त्री अंगों को गर्भधारण योग्य बनाता है। गर्भाधान से गर्भाशय तथा योनि प्रणाली में जो परिवर्तन होता है, इसी अंतःस्राव के कारण होता है। किशोरियों को युक्ति बनाने में यह सहायक होता है। चलिए इसका कहानी खत्म। अगला 3 नंबर सवाल है, हार्मोन के क्या कार्य है। हार्मोन हम लोग का शरीर का क्या करता है। प्रत्येक अंतःस्रावी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिनका काम शरीर में भिन्न भिन्न होता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला देखिए, थायराइड ग्रंथि का स्राव। थायरॉक्सिन नामक स्राव थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इसमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होती है। यह कोशिकाओं की वृद्धि तथा उनमें होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुकना, नाटा, मानसिक विकास रुक जाता है। तो हम लोग जो नट्टा होते हैं, भुट्टा होते हैं, हम लोग का दिमाग जो कम काम करता है, तो वो थायराइड ग्रंथि का स्राव के कारण है। ठीक है, चलिए अगला है उपचुल्लिका ग्रंथि का स्राव। उपचुल्लिका, क्या नाम है, उपचुल्लिका ग्रंथि का स्राव। यह हार्मोन परावर्तु ग्रंथि से निकलता है। यह हार्मोन कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय को नियंत्रित करता है। ठीक, आगे देखते हैं। इस हार्मोन के कम स्रावित होने पर रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शरीर की अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है। शरीर में जो हड्डी रहता है, उसका वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। चलिए अब इसका तीसरा देखिए,
पीयूष ग्रंथि का स्राव, पीयूष ग्रंथि का स्राव। तो इस स्राव में पिट्रेसिन एवं पिप्टोसिन नामक स्राव मिला रहता है। पिट्रोसिन रक्त के दाब की शरीर में नियंत्रित रखता है एवं मूत्र में जल की मात्रा बढ़ने नहीं देता। यह गर्भाशय के पेशियों के संकुचन एवं नियमन के कार्य को नियंत्रित कर रखता है। अब अगला है इसका 4 नंबर, रोमन 4, अधिवृक्क ग्रंथियों का स्राव। तो इसका प्रभाव स्वायत्त नाड़ी संस्थान पर पड़ता है, संस्थान लिख दिया है। यह शरीर में उत्तेजना एवं साहस भरता है, यह शरीर में उत्तेजना एवं साहस भरता है। अब देखिए अगला है 5 नंबर, रोमन 5, थाइमस ग्रंथि का स्राव, स्राव होना था, स्राव दे दिया। यह स्राव प्रजनन संस्थान के विकास एवं यौवनारंभ के लिए आवश्यक है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। ठीक, ये 3 नंबर का पूरा आंसर था। चलिए चौथा नंबर पढ़ते हैं। गृह विज्ञान का स्वरोजगार के लिए क्या क्या उपयोग है? गृह विज्ञान का, हम लोग जो होम साइंस पढ़ रहे हैं, इससे हमको अगर कोई खुद से कोई ढंग का काम करना है तो उसके लिए क्या क्या काम इसमें जरूरी है, कौन कौन काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत जरूरी, समझिए। गृह विज्ञान का स्वरोजगार के लिए निम्नलिखित उपयोग है। क्या है देखिए, प्रिंटिंग खोलकर, क्या चीज, प्रिंटिंग खोलकर, प्रिंट करने वाला। ठीक है, गृह विज्ञान में सिखाए गए सिद्धांतों, नियमों तथा विधियों का प्रयोग करने पर ब्लॉक प्रिंटिंग तथा बंधेज खोलकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है शिशु गृह, क्रेच खोलकर। शिशु गृह खोलने की विधि, आवश्यक साज समाज तथा कार्यक्रमों की जानकारी होने से शिशु गृह खोला जा सकता है। अगर बच्चा को पालन पोषण करने अच्छा ढंग जानता है तो कोई तुम गृह खोल सकते हो, जहां की जिसका पति पत्नी दोनों काम पे जाता है और उसका बाल बच्चा घर में ढंग से नहीं रख पाता है, तो उस बच्चा को वो तुम लोग वहां रख के उसका सेवा कर सकते हो। जब उसका माँ बाप फिर आएगा, वो अपना बच्चा ले फिर से जाएगा, फिर काम करने टाइम वो लेके रख देगा, फिर तुम दिन भर तुम लोग सेवा करो, फिर उसको लेके जाएगा। तो शिशु गृह भी खोला। अब यहाँ हम लोग का गांव सब है, छोटा मोटा गांव है, यहाँ तो सब बच्चा ढेरी गार्जियन सब रहता है, एक भाई बहन सब देखता है। लेकिन बहुत सब शहर सब में जो अमीर सब गाँव सब में जो है, तो वहाँ जो होता है कि अब जिसका पति पत्नी दोनों काम पे जाता है, उसका एक ही गो बाल बच्चा है, कि उसका बड़ा भाई सब भी कहीं पढ़ने जाता है, बाल बच्चा सब कुछ छूट, अगर देखभाल नहीं करता तो वो सब जो है ना, यही गृह घर में बच्चा सबको रख के जाता है। ठीक है, चलिए अगला। साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण कर, साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण कर। साबुन अपमार्जक में समझते हो, सरफ। महिलाएं व्यवस्थित तथा बुद्धिपूर्ण ढंग से संगठित होकर एक कार्य का धनोपार्जन कर सकती है। महिलाएं ग्रुप बनाकर कोई ढंग का काम अगर शुरू करेगा, उससे वो लोग पैसा इकट्ठित कर सकता है, कमा सकता है। ठीक, 4 नंबर, संरक्षण संबंधी व्यवसाय करके महिलाएं जेम, जेली, अचार, मुरब्बे आदि बनाकर तथा उसके डिब्बा बंदी कर बेचकर आर्थिक स्थिति सुधार कर धनोपार्जन कर सकती है। इसके अतिरिक्त पापड़, बड़ियां आदि बनाकर उसे पेक कर बेच सकती है। 5 नंबर है वस्त्र सिलाई करके। आधुनिकतम वस्त्रों की डिजाइनिंग की जानकारी होने से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की सिलाई कर धनोपार्जन कर सकती है। साथ ही कढ़ाई कर, स्वेटर बुनाई कर, पुस्तकों में जिल्द बांधकर, कागज के फूल पत्ती बनाकर, कपड़ों पर विभिन्न प्रकार रंगाई कर धन कमा सकती है। 3 गो बच्चा है इसका। इसका हम लोग थोड़ा बाद में कर लेंगे, नहीं तो अभी आलू बेचने तो कर लेंगे। चलिए, ड्राइंग तथा डाई क्लीनिंग खोलकर महिलाएं गृह विज्ञान अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के कपड़ों की धुलाई के साथ साथ सूखी धुलाई करके धनोपार्जन कर सकते हैं। सूखी धुलाई, ठीक है। प्रशिक्षण कक्षाएं चलाकर गृह विज्ञान के उप विषयों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर महिलाएं प्रशिक्षण कक्षाएं खोलकर तथा उसे कुशलता पूर्वक चलाकर धनोपार्जन कर सकती है। कुकड़ी कक्षाएं, स्टिचिंग कक्षाएं, संरक्षण तथा डिब्बा बंदी कक्षाएं, साथ ही सिलाई कक्षाएं भी खोलकर वो धनोपार्जन कर सकता है, कमाई कर सकता है। लघु उद्योग स्थापित कर गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा महिलाएं भी लघु उद्योग स्थापित कर धनोपार्जन कर सकती है। कपड़े बुनाई, दरी, कालीन बुनाई, मोमबत्ती बनाना आदि। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अगला हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन जो है अगला सेट में पढ़ेंगे, अगला दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।